सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। ठीक है। सो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जो है मेजरमेंट करने के दो मेथड हमने डिस्कस कर लिए थे, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है। डायरेक्ट मेथड कब यूज करते हैं? जहां पर हम लोग जिन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस हम लोग मेजर करना चाहते हैं, अगर उन दोनों तक हमारी अप्रोच पहुंच है, ठीक है, तो हम लोग उसको किस मेथड के अंदर में मेजरमेंट करते हैं? डायरेक्ट मेथड के अंदर में। ठीक है। और जब हम लोग दो पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं और दो पॉइंट अगर ऐसे हैं जहां तक हमारी अप्रोच नहीं है, जहां तक हम लोग दोनों एंड्स पर नहीं पहुंच सकते, तो उसको क्या बोलते हैं? हम लोग इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। ठीक है। तो उसी इनडायरेक्ट मेथड को हम लोग आगे बढ़ाते हुए एक और मेथड देखेंगे जिसका मेजरमेंट करने के लिए मेजरमेंट हमको करना है किसका? मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। मतलब लार्ज डिस्टेंस मतलब हम क्या चाहते हैं कि हमारे अर्थ के सरफेस से जो है हम लोग क्या कर सके, किसी स्टार के डिस्टेंस को क्या करें, हम लोग मेजर करें। ठीक है। तो स्टार यहाँ है, हमारा अर्थ यहाँ है, तो हम लोग दोनों पॉइंट पर तो अप्रोच नहीं कर सकते, अपने दोनों पॉइंट पर नहीं पहुंच सकते। ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? इनडायरेक्ट मेथड जो है हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है। और उस इनडायरेक्ट मेथड का नाम क्या है? पैरेलैक्स मेथड। ठीक है। उस इनडायरेक्ट मेथड का नाम क्या है? पैरेलैक्स मेथड। ठीक है। अब ये पैरेलैक्स मेथड जो है, इसका प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पैरेलैक्स मेथड से हमको काम कैसे करना है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं पैरेलैक्स मेथड का डिस्टेंस मेजरमेंट करने का, तो हमारे पास जो है क्या प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती है। ठीक है। और उसके बाद उसके सॉल्यूशन हम लोग क्या करते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो पैरेलैक्स मेथड क्या होता है? देखो, वैसे पैरेलैक्स जो है आपने पहले भी नाम सुना होगा। पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है? जैसे अगर यहां पर जो है एक पॉइंट है और यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है, जब आप इसको इधर से देखोगे तो आपको ये दोनों पॉइंट क्या होंगे? अलग अलग दिखेंगे। लेकिन जब आप इसी पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट्स को आप यहां से देखोगे तो पीछे वाला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? आपके लिए छुप जाएगा, इसके भीतर में होगा और हमको कैसा दिखेगा? ये एक ही चीज दिखेगा। इसी को बोलते हैं पैरालैक्स। ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगों के आईज में प्रॉब्लम होता है पैरालैक्स करके। ठीक है। वो क्या करते हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट है तो उनको क्लासीफाई नहीं कर पाते। ठीक है। उसी को बोलते हैं पैरालैक्स। तो फिलहाल हमको उस पर नहीं जाना है कि पैरालैक्स क्या होता है, उससे प्रॉब्लम क्या क्या क्रिएट होती है। हमको पढ़ना है पैरालैक्स मेथड। तो इस मेथड का प्रिंसिपल क्या है? देखो, हमारे पास मान लो यहां पर एक क्या है? स्टार है। ठीक है, एस है। इसका डिस्टेंस जो है हम लोग अपने अर्थ के सरफेस से जो है मेजर करना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ है और यहाँ पर हम खड़े हुए हैं। ठीक है। ये हमारा पोजीशन नंबर 1 है, यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, अब यहां पर तो नहीं पहुंच सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट का जो है हेल्प लेते हैं। ठीक है। और उस इंस्ट्रूमेंट का मैंने डिस्कशन आपसे कर लिया था कि जैसे माउंट एवरेस्ट का हाइट को मेजर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक इस तरीके का हमारे पास जो स्फेरोमीटर होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एंगल का जो रीडिंग रहता है, और इसको ऊपर उठाते उठाते जाते हैं और जितना दूर ऊपर उठाते हैं हमको उसका एंगल पता चल जाता है। तो उसी तरीके से उसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यहाँ पर रखते हैं और सबसे पहले ऐसा ऊपर की तरफ देखते हैं। ठीक है। ऊपर की तरफ देखते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर जो है बेंड करते 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 जो है लेकर आते हैं। ठीक है। तो बेंड करते लाते लाते जो है हम लोग इतना एंगल जो है क्या हो गए, मुड़कर आ गए। ठीक है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इस इंस्ट्रूमेंट से पहले सीधा देखेंगे। ठीक है। सीधा देखने के बाद उसको क्या करेंगे, जैसे इसमें आपने क्या किया था कि ये दोनों लाइनें जो थी पहले ऐसी थी, फिर आपने क्या किया, इस लाइन को उठाते 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 लेकर गया और यहां तक लेके गए तो आपको ये वाला एंगल पता चल गया। तो उसी तरीके से उस इंस्ट्रूमेंट का एक सिरा ऐसा सीधा रहेगा और दूसरे को आप इधर ऐसे उठाते उठाते लेकर जाओगे और तब तक उठाते हुए लेके जाओगे जब तक कि एस पॉइंट आपको दिखना न स्टार्ट हो जाए। ठीक है। तो अब ये इनिशियल लाइन था और ये फाइनल लाइन था, दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं θ1 है। फिर आप क्या करोगे, इस पोजीशन पर एक बार नापने के बाद यहां से कुछ डिस्टेंस और जाओगे और कहां पर पहुंच जाओगे, P2 पर। कोई दूसरा लोकेशन चूज करोगे, P2। ठीक है। P2 पर फिर से सेम इंस्ट्रूमेंट को क्या करोगे, पहले ऐसे सीधा देखोगे उससे, फिर इंस्ट्रूमेंट को झुकाओगे 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 झुकाओगे, फिर आपको ये वाला एंगल भी पता चल जाएगा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, हमारा θ2 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर ये एंगल θ1 है और ये एंगल अगर θ2 है, तो क्या इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल आप मेजर नहीं कर सकते हो? इजीली कर सकते हो। कैसे करोगे, तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। ये एंगल अगर θ1 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये एंगल θ2 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, θ2 होगा।
क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो हमको θ1 और θ2 पता चल गया, तो हमने क्या किया, इसका एंगल जो है हमने मेजर कर लिया। और ये जो एंगल है जो θ1 प्लस θ2 है, इस एंगल को बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। तो पैरेलैक्स एंगल क्या है? ये है दो डायरेक्शंस के बीच का एंगल। ठीक है, अब दो डायरेक्शंस के बीच का कैसे एंगल? जब आप यहां पर खड़े रहोगे तो ये पॉइंट आपको कहां दिखेगा? मान लेते हैं ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। जब आप यहां पर पहली बार खड़े होगे, सीधा देखोगे, सीधा देखने के बाद आपको इधर देखना है, मतलब ये पॉइंट आपको कैसा दिखेगा? जब यहां से देखोगे तो ये पॉइंट आपको दिखेगा ईस्ट के डायरेक्शन में करके। वहीं पर जब आप इस पॉइंट पर खड़े होकर देखोगे तो ये आपको कैसा लगेगा? ये वेस्ट के डायरेक्शन में करके। फील होगा कि नहीं आपको? ठीक है, आपके लिए ईस्ट इधर हो जाएगा, वेस्ट इधर हो जाएगा। जब यहाँ पर खड़े होगे तो आपको कैसा दिखेगा कि ये पॉइंट कौन से साइड में है? वेस्ट साइड में करके। ठीक है, तो दो डायरेक्शन हुए कि नहीं? इधर से देखने से नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, इधर से देखने से वेस्ट डायरेक्शन। सो व्हाट इज पैरेलैक्स एंगल अगर आपसे पूछेगा? सो पैरेलैक्स एंगल इज द एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन मेजर्ड एट अ टू डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, दो डायरेक्शन से जब हम लोग मेजर करते हैं तो ये वो एंगल होता है जो कि दो क्या होता है? दो डायरेक्शन के बीच का जो है एंगल होता है, दो अलग अलग डिस्टेंस पर या दो अलग अलग पॉइंट पर मेजर करने से। ठीक है, सो देखते हैं हम लोग पैरेलैक्स एंगल क्या होता है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। पैरेलैक्स एंगल जो है, ये देखो, ये हमारा क्या है? एस पॉइंट है जो कि हमारा स्टार है जिसका मेजरमेंट हम लोग करना चाहते हैं। पहले हम लोग ए वाले पॉइंट पर खड़े हुए और ऐसे पहले सीधा देखे, ऐसे सीधा देखे। सीधा देखने के बाद हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को झुका दिया, तो ये एंगल हमको कितना मिल गया था? θ1। इसके बाद बी वाले पॉइंट पर चलकर आए, बी वाले पॉइंट पर चलकर ऐसे सीधा देखे, फिर अपने इंस्ट्रूमेंट को झुका दिए थे θ2। तो ये जो थीटा एंगल जो है, ये थीटा किसके बराबर है? दिस थीटा इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2। और इसी थीटा एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, सो देखो पैरेलैक्स एंगल का मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? पैरेलैक्स एंगल या पैरेलैटिक एंगल भी वो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखो द एंगल ASB, इन फिगर में ASB था ना, वही क्या रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल थीटा विच इज कॉल्ड द पैरेलैक्स एंगल और द पैरेलैटिक एंगल। सो अगर सिर्फ और सिर्फ आपसे पैरेलैक्स एंगल पूछता है तो पैरेलैक्स एंगल का डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? पैरेलैक्स एंगल इज द एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन मेजर्ड फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, तो दो डायरेक्शन के बीच का ये एंगल होता है। अब देखो ये क्या है? एज अ सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर है और ये बहुत ज्यादा दूर है, तो ए से लेके बी तक जो है ये हमारा क्या कहलाता है? ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कहलाता है बेस कहलाता है। ये क्या कहलाता है हमारा? ये कहलाता है बेस। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस बोलते हैं। यहां पर जो है इसने क्या किया है? डी लिया है, डिस्टेंस लिया हुआ है। ठीक है, तो देखो ये एज अ सेंटर आप ट्रीट कर सकते हो, इसको एज अ रेडियस ट्रीट कर सकते हो और इसको क्या कर सकते हो? एक आर्क ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि आप इसी में अगर कंटिन्यूअसली ऐसे आगे जाते जाओगे तो एक यहाँ पर जो है स्फीयर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? एस पॉइंट हो गया। ये स्टार से लेके हमारे बीच का डिस्टेंस हो गया, और जहां से हमने अपना रीडिंग पहला लिया था और जहां पर हमने दूसरा रीडिंग लिया था, तो पहला रीडिंग और दूसरा रीडिंग लेने के लिए हमने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था ये क्या कहलाता है? हमारा बेस कहलाता है। अब मैथमेटिक्स में हमारे पास एक रिलेशन होता है किसके किसके बीच में? इस एंगल के बीच में, इस डिस्टेंस के बीच में और इस बेस के बीच में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। आपने पढ़ा भी होगा पहले, ठीक है, या फिर आप मैथ्स में जो है इसको पढ़ोगे। सो थीटा हमारे क्या है? एंगल है। आर्क हमारा क्या है? AB है। और रेडियस हमारे पास क्या है? D है। ठीक है, सो यहां से हम लोग थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आर्क के जगह B और डिस्टेंस के जगह D। तो हमको ये तीन क्वांटिटीज में रिलेशन पता चल गया। अब इसमें से कोई भी दो क्वांटिटी अगर हमको पता रहेगी तो हम लोग तीसरी क्वांटिटी क्या कर सकते हैं? इजिली निकाल सकते हैं। और कौन सी दो क्वांटिटीज हमको इजिली पता चल सकती है? तो एक है स्मॉल b, पहले कहां पर खड़े थे और वहां से कितना किलोमीटर गए आगे या कितना मीटर गए आगे, वो हमको पता चल जाएगा। तो b हमको पता रहेगा। हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट से जो है क्या कर सकते हैं? एंगल मेजरमेंट करने वाले इंस्ट्रूमेंट से θ1 और θ2 अलग अलग निकाल सकते हैं। फिर जब दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? थीटा मिल जाएगा। ठीक है, सो फॉर्मूले में थीटा पता है हमको, b पता है, तो बचा एक अननोन d। तो इस d की वैल्यू हम लोग बड़ी इजीली क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। तो यह है हमारा प्रिंसिपल, किसी दूर स्टार का हम लोग अपने अर्थ से जो है मेजरमेंट कैसे करेंगे। ये चीज आपको समझ में आ गया? पैरेलैक्स मेथड में क्या करना है आपको एक पॉइंट पर खड़े होकर जो है क्या करना है? अपने इंस्ट्रूमेंट को पहले सीधा देखना है, फिर सीधा देखने के बाद आपको क्या करना है? इधर आपको झुकाते जाना है दूसरे एंड को,
और दूसरे एंड को जितना झुकाओगे तो यहाँ पर आपको अपनी रीडिंग मिल जाएगी कि कितना एंगल आपने झुका है, उसको नोट कर लेना है। फिर आप क्या करोगे, जिस पॉइंट पर पहले रीडिंग ले रहे थे, जिस पॉइंट पर पहले देख रहे थे, अब वहां से थोड़ा सा दूर जाकर देखोगे, ठीक है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा दूर जाके आप किसी दूसरे पॉइंट बी से इसको देखोगे, पहले सीधा देखोगे, फिर इसके दूसरे एंड को ऐसे झुकाओगे तो थीटा 2 पता चल जाएगा, थीटा 1 और थीटा 2 को ऐड करेंगे तो थीटा पता चल जाएगा, बी हमको पता है, इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमको स्टार का डिस्टेंस पता चल जाएगा। ये तो है इसका प्रिंसिपल, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती है उसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये आती है कि यहां पर जो है ये जो डिस्टेंस जो है, ये जो बेस है, ये जो बेस है और यहां पर जो एस है, ये एंगल कितना बड़ा होगा वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि ये जो बेस है ये कितना बड़ा है, ठीक है। अगर आप बेस को ए से लेके बी तक लोगे, इतना बड़ा लोगे तो एंगल इतना बड़ा बनेगा। अगर आप बेस को यहां से लेके यहां तक ही लोगे तो एंगल क्या होगा, छोटा बनेगा, देखो, और छोटा लोगे तो एंगल क्या होगा, और छोटा होगा, ठीक है। मतलब यहां पर थीटा एंगल जो बनने वाला है या जो बनेगा वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि बेस कितना लंबा है। बेस जितना ज्यादा लंबा होगा ये थीटा भी उतना ज्यादा होगा, और थीटा जितना ज्यादा हमारे लिए होगा उतना ही ज्यादा उसका कैलकुलेशन करना क्या हो जाएगा, आसान रहेगा, ठीक है। थीटा जितना छोटा होगा उसका कैलकुलेशन करना हमारे लिए क्या होता है, उतना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। एक प्रॉब्लम तो ये हो गई कि बेस को हमको बड़ा करना होता है, ठीक है। अब देखो, आप बेस को मैक्सिमम कितना बड़ा कर सकते हो, आप अर्थ के एक एंड से दूसरे एंड तक भी चले जाओगे ना। मतलब अगर आप जो है एक पॉइंट को मानते हो, मान लो नॉर्वे, मतलब नॉर्थ पोल मान लेते हो, ठीक है, और दूसरे को मान लेते हो ऑस्ट्रेलिया, ये दो एंड्स है हमारे, एक नॉर्वे है और एक क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। जब आप नॉर्वे से रीडिंग लोगे एस का और ऑस्ट्रेलिया से लोगे रीडिंग एस का, तब जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल क्या होगा, इतना ज्यादा छोटा होता है। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद देखो, हम लोग अर्थ के एक एंड से दूसरे एंड पर आ गए हैं, अर्थ के एक एंड से दूसरे एंड पर आ गए हैं, तब भी ये एंगल जो होता है वो इतना ज्यादा छोटा होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का रेडियस कितना होता है, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, जबकि ये जो स्टार है ये तो कई करोड़ किलोमीटर दूर है, कई मिलियंस किलोमीटर दूर है। तो इस मिलियंस किलोमीटर के कंपैरिजन में 6400 किलोमीटर क्या है, नेग्लिजिबल है। तो ये जो बेस जो होता है इसको हम लोग चाह कर भी बड़ा जो है अर्थ के सरफेस पर रहते हुए हम लोग नहीं बना सकते। रीजन समझ में आ गया? क्योंकि जिस स्टार को आप मेजर कर रहे हो वो अर्थ का जो डायमीटर है या अर्थ का जो रेडियस है उसके मुकाबले बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो हम लोग चाह कर भी थीटा को बड़ा नहीं कर पाते। पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो ये हो गया। दूसरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये होता है कि मैंने आपको यहां पर बोल दिया कि आप एक पॉइंट पर खड़े हो ना, यहां पर आपका एस है जिस स्टार का आप डिस्टेंस मेजर करना चाहते हो, और यह आपका पॉइंट है ए। आप यहां पर खड़े होकर क्या करना, पहले सीधा देखना। अरे भाई सीधा कहां देखोगे, कौन सा, अब देखो ये तो इनफाइनाइट डिस्टेंस, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है। अब यहां पर जब आप खड़े होगे तो आप यहां खड़े होगे तो आपको पता थोड़ी चलेगा कि सीधा कौन सा है। आप जब ऐसे देखोगे तब भी आपको लगेगा कि मैं सीधा ही देख रहा हूं, जब आप ऐसे देखोगे तब भी आपको लगेगा कि सीधा ही देख रहा हूं। मतलब अगर आपको एंगल नापना है तो एंगल नापने के लिए दो लाइन होनी चाहिए। एक लाइन से क्या एंगल नाप सकते हो? आंसर है नहीं। एक लाइन से एंगल कैसे बनेगा? एंगल के लिए तो कम से कम दो लाइन चाहिए। तो एक लाइन इसमें से फिक्स्ड होना चाहिए और दूसरा लाइन जो है घूमना चाहिए, तभी हमको एंगल पता चलेगा। लेकिन वही है कि इस फिक्स्ड लाइन को आप ढूंढोगे कैसे, कहां पर देखोगे कि वो सीधा होगा, ठीक है। अब यहां पर रख के देख रहे हो, ये देख रहे हो, आप इसको सीधा मान रहे हो और ये इसको एंड को फिक्स किया, दूसरा एंड को ऐसे घुमा रहे हो, तब भी आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमको यहां से, अगर आपने इसको पहले ऐसे देखा सबसे शुरुआत में और दूसरे एंड को घुमाते घुमाते यहां ले आए, तो ये एंगल कितना है ये आपको तो पता चल जाएगा। लेकिन इसके बाद यहां पर जो ये एंगल क्रिएट करेगा, ये एंगल कितना होगा आप नहीं पता कर सकते। मतलब आपको एक फिक्स्ड लाइन यहां पर ड्रॉ करनी ही पड़ेगी, तभी तो ये एंगल आपको पता रहेगा, तभी तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगे, तभी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल और ये एंगल आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो एक और प्रॉब्लम क्या हुआ समझ में आया? जो मैंने आपको फिक्स्ड लाइन की बात कही थी कि फिक्स्ड लाइन से आपको रोटेट करना है, ये आपका पॉइंट है एस और यहाँ पर है आपका पॉइंट ए लोकेशन। तो ए से मैंने आपको बोला था कि ऐसा एक सबसे पहले एक सीधा होना चाहिए, एक सीधा देखोगे और उसके बाद दूसरे एंड को ऐसा रोटेट करोगे। तो इस सीधा को ढूंढोगे कैसे? ठीक है,
एक फिक्स्ड लाइन तो हमारे पास होना चाहिए जिसके रेफरेंस में हम लोग उसी को देखें। अब मान लो अगर यहाँ पर एक पॉइंट रहता है जो कि फिक्स्ड है, तो आप जब भी रीडिंग लोगे तो सबसे पहले अपने जो इंस्ट्रूमेंट है उसको फोकस करोगे इस पॉइंट को देखने में, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। क्यों स्ट्रेट होगा, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि जब बहुत दूर रहता है कोई चीज तो उससे आने वाली जो लाइटें जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो यहाँ से जो लाइट जो आ रही होगी वो सब कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। यहाँ पर एक और लाइट आ रही होगी वो भी पैरेलल होगी, यहाँ पर आ रही होगी वो भी पैरेलल होगी, यहाँ पर आ रही होगी वो भी पैरेलल होगी। मतलब ये लाइन और यहाँ पर जो हम लोग इसके बाद यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ करेंगे ये दोनों ऑब्वियस है क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्योंकि ये लाइट रेज आपस में पैरेलल हैं तो ये लाइन भी तो हम लोग यहीं से खींच रहे हैं ना, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो यही फिक्स्ड पॉइंट हमको ढूंढना है। ठीक है, तो देखो हमने अपने गैलेक्सी में जितने भी स्टार हमको मिलते हैं उसको 3 पार्ट में जो है डिवाइड किया है। एक स्मॉल डिस्टेंस वाले स्टार, एक है मीडियम डिस्टेंस वाले स्टार और एक है लार्ज डिस्टेंस वाले स्टार। तो ये जो पॉइंट हमको कैसे मिलेगा, ये फिक्स्ड पॉइंट हमको कैसे मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट से किसी एक लार्ज क्या करेंगे, लार्ज डिस्टेंस स्टार को जो है हम लोग फिक्स कर लेंगे जो कि हमारे अर्थ के सरफेस से बहुत ज्यादा दूर है। ऐसे स्टार को हम लोग चूज करेंगे और उसको फिक्स्ड कर देंगे। और जब भी हम लोगों को रीडिंग लेना होगा तो सबसे पहले अपना फोकस इस पर करेंगे। फिर हम लोग इसको फिक्स्ड करने के बाद हम लोग अपने दूसरे एंड को इंस्ट्रूमेंट के जो यहाँ पर है उसको क्या करेंगे, घुमाते जाएंगे ऐसे, और घुमा कर जो है हम लोग इतना घुमा देंगे और ये एंगल अब हमको पता चल जाएगा, ये एंगल हमको मिल जाएगा θ1। अब एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अब इधर भी आओगे उसी तरीके से बी पॉइंट पर आओगे। ठीक है, तो बी पॉइंट पर जब आओगे तो देखो जब आप अर्थ एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जब जाते हो तो ये जो लार्ज डिस्टेंस जो वाला जो स्टार जो होता है वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता। जैसे आप अपने घर से निकले तो आप अपने घर से निकले तो सन इधर दिख रहा था, ठीक है, आप अपने स्कूल पहुंच गए 2 किलोमीटर दूर, तो क्या सन यहां से इधर आ जाएगा, क्या नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर है। तो जो चीजें बहुत ज्यादा दूर होती है वो हमारे स्मॉल चेंजेस के कारण अपना डायरेक्शन जो है चेंज नहीं करती। तो जब आप ए से बी तक जाओगे तो वो जो है अपना डायरेक्शन जो है चेंज नहीं करेगी। ये जो स्टार है ये नीचे नहीं आ जाएगी, ये यहीं पर रहेगी। और जब आप यहां से देखोगे तब भी आपको ये स्टार कैसा दिखेगा, आपको यहां दिखेगा। जैसे आप अपने घर से स्टार को देखते हो तो इस डायरेक्शन में दिखता है, आपका फ्रेंड उसके घर से दिखता है तो उसको भी उसके घर के सामने दिखता है। ठीक है, तो उसी तरीके से इस स्टार को जब आप यहाँ इस पॉइंट पर खड़े होकर देखोगे तब भी आपको ऐसा सीधा दिखेगा, जब आप इस जगह पर खड़े होकर देखोगे तब भी ये स्टार आपको क्या दिखेगा, उसी तरीके का सीधा जो है दिखेगा। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है बहुत छोटा है और ये डिस्टेंस जो है क्या बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़े डिस्टेंस के कंपैरिजन में स्मॉल डिस्टेंस को चेंज करने से इसके डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग भी जब यहाँ पर खड़े होंगे सबसे पहले इसी स्टार को फोकस करेंगे और फिर अपने इंस्ट्रूमेंट के दूसरे एंड को ऐसा घुमाते जाएंगे, तब हमको ये एंगल क्या मिल जाएगा, θ2 जो है मिल जाएगा। और बाद में हमको ये टोटल थीटा मिल जाएगा। और ए से लेके बी तक का डिस्टेंस हमको बी पता है, तो हमको अब यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन में डिस्टेंस करेंगे तो डिस्टेंस हमको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को तो हमने सॉल्व कर लिया, और वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या था, इस एंगल का मेजरमेंट हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि ये लाइनें आपस में पैरेलल होनी चाहिए, ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन, तभी तो आप अल्टरनेट इंटीरियर की प्रॉपर्टी लगाकर इस एंगल का कैलकुलेशन कर पाओगे। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि आप अर्थ के एक एंड से दूसरे एंड पर ही क्यों ना पहुंच जाओ, ये जो बेस का जो डिस्टेंस जो होता है इस स्टार के कंपैरिजन में क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। और जब डिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा तो एंगल जो होगा वो भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, जिसका कैलकुलेशन कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। इवन जब आप ऑस्ट्रेलिया से नॉर्वे तक चले जाओगे तो जो एंगल आपको मिलेगा वो 1 सेकेंड से भी कम मिलेगा। मतलब सोचो 1 डिग्री के 60 टुकड़े करने से क्या मिलता है, मिनट। 1 मिनट का 60 पार्ट का 1 पार्ट क्या होता है, सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड एंगल भी हमको नहीं मिलता जब हम लोग नॉर्वे पर खड़े होकर डिस्टेंस को देखते हैं और ऑस्ट्रेलिया पर खड़े होकर जो है डिस्टेंस को देखते हैं। तब जब 1 सेकेंड एंगल हमको नहीं मिल रहा है तो उसका कैलकुलेशन कर पाना तो और पॉसिबल नहीं है, 1 सेकेंड से भी छोटा मिलता है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करें, तो साइंटिस्ट लोगों ने जो है इसका भी सॉल्यूशन ढूंढा। और कैसे ढूंढा, देखो सन के चारों तरफ जो अर्थ होता है ये क्या करता है, इस तरीके से घूमता है, एलिप्टिकल शेप में घूमता है कि नहीं। ठीक है,
और यहाँ पर हमारा क्या है, वो स्टार है जिस स्टार का हम लोग डिस्टेंस जो है अपने अर्थ के सरफेस से मेजर करना चाहते हैं, ठीक है। और हमको पता है कि अगर सन के चारों तरफ अगर पृथ्वी घूम रही है, अर्थ घूम रहा है, तो उसको घूमने में क्या लगते हैं, 12 महीने लगते हैं, मतलब 1 साल लगते हैं। मतलब अगर सन पहली बार यहां पर है तो 6 महीने बाद कहां पहुंच जाएगी, 6 महीने बाद यहां पहुंच जाएगी, ठीक है। मतलब अपने यहां पर अगर जनवरी में है तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में कहां पहुंच जाएगी, यहां पहुंच जाएगी, ठीक है। अब हमको ये डिस्टेंस जो पता है, ये डिस्टेंस होता है, ये बहुत ज्यादा होता है, ये डिस्टेंस होता है 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये याद रखना, जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है तो 6 महीने में अगर यहां पर है तो अगले 6 महीने में वो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस दूर हो जाता है। अब देखो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब कितना था, 10 टू द पावर अप्रोक्सीमेटली 14 या 13 था, मतलब बहुत बड़ा डिस्टेंस था कि नहीं एस्ट्रोनॉमिकल। सो अब देखो ये डिस्टेंस क्या है, बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। अब यहां से हम लोग अपना रीडिंग जो है बड़ी आसानी से ले सकते हैं। तो एक बार यहां खड़े होंगे, ठीक है, और यहां पर हम लोग सीधा देखेंगे, फिर इस एंगल को जो है ऐसा मेजर कर लेंगे। मतलब पहला फोकस तो हम लोग फार अवे स्टार पर करेंगे ना, तो फार अवे स्टार को पहले देखेंगे, फिर सेटिंग कर लेंगे। सेटिंग करने के बाद यहां से अपने इंस्ट्रूमेंट को रोटेट कराते कराते लेकर आ जाएंगे और ये एंगल हमको मिल जाएगा। इस एंगल को नोट कर लेंगे। फिर जिस दिन हमने रीडिंग ली है उसके 6 महीने बाद जो है जाकर हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि 6 महीने बाद ये अपना लोकेशन चेंज करके यहाँ आ जाएगा। तो हम लोग अपना लोकेशन चेंज नहीं करेंगे। अगर हम लोग छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ में ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा अर्थ जो है 6 महीने में यहाँ चले आ जाएगा। कितना दूर आ जाएगा, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस जो है ये आ जाएगा, ठीक है। तो 6 महीने का वेट करेंगे और 6 महीने बाद फिर से हम लोग अपने एक बड़े स्टार पर फोकस करेंगे। सबसे पहले अपने इंस्ट्रूमेंट को फोकस कराएंगे, फिर उसको ऐसा रोटेट कराते हुए उसको जो है मेजर कर लेंगे। तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा θ2। अब जो ये θ1 और θ2 को ऐड करने से जो थीटा मिलेगा, ये थीटा क्या होगा, काफी बड़ा होगा। मतलब 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। अब उसका मेजरमेंट करना हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो उस समय हमको ये डिस्टेंस जो है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, पैरेलैक्स मेथड क्या होता है हमने देखा। उसके बाद जो है हमने इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं उसको भी हमने डिस्कस कर लिया, और इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन जो होता है उसको भी हमने जो है देख लिया, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो प्रॉब्लम क्या थी, एक तो था कि एंगल का मेजरमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन से हमको बेंड करने से ही हमको एंगल मिलेगा। तो हमने एक दूर के स्टार को फोकस कर लिया, और दूर के स्टार को फोकस करने का रीजन क्या था कि वो अपना पोजीशन जो है चेंज नहीं करता। इवन ये जो डिस्टेंस जो होता है ना, एक यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये कई हजार लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है बदलता नहीं है, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जाने से हम लोग हर बार सबसे पहले अपने इंस्ट्रूमेंट्स इसको फोकस करते हैं, फिर झुकाते हैं, फिर बेंड करते हैं, थीटा निकालते हैं, और ये डिस्टेंस हमारा फिक्स्ड है 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमको स्टार का डिस्टेंस यहां से पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये जो पैरेलैक्स मेथड है इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। अब इसके लिमिटेशंस क्या है, पैरेलैक्स मेथड का यूज आप लोग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कर सकते हो, मीडियम स्टार के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ही कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि हमारे गैलेक्सी में जितने स्टार उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, एक लेस डिस्टेंस वाले स्टार, एक मीडियम डिस्टेंस वाले स्टार, और एक लार्ज डिस्टेंस वाले स्टार का जो है हम लोग मेजरमेंट जो है करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल डिस्टेंस वाले को तो हम लोग अपने सैटेलाइट वगैरह से जो है इजीली कर सकते हैं। तो मीडियम वाले को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पैरेलैक्स मेथड का जो है यूज करते हैं। तो अगर मीडियम स्टार वाले डिस्टेंस से अगर ज्यादा है तो उसका मेजरमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है इस मेथड से, ठीक है। अब रही बात लार्ज डिस्टेंस वाले स्टार को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो है एक स्पेक्ट्रम मेथड होता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। जो स्टार आपसे जितना दूर होगा वो उतना ज्यादा कलर क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है। मतलब उससे आने वाले जो लाइटें होंगी उस लाइटों में जो है क्या होगा, उतना ही ज्यादा कलर होगा। अगर नजदीक से आ रहा है तो कम कलर में वेरिएशन शो करेगा, और अगर दूर से आ रहा है तो उसमें बहुत सारे कलर जो है होंगे। जिस तरीके से सन अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है तो बहुत ज्यादा दूर होने के कारण वो क्या करता है, 7 कलर भेजता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आप लार्ज डिस्टेंस का मेजरमेंट करना चाहते हो, लार्ज स्टार के डिस्टेंस का, तो जिस स्टार का आप मेजरमेंट करना चाहते हो उस स्टार से आने वाली लाइट को पकड़ो और उसके कलर्स को स्टडी करो।
ठीक है। उसके कलर्स की जब आप स्टडी करोगे तो वहां पर आपको मिलेगा उसका वेवलेंथ मिलेगा, ठीक है। और हर एक कलर का लाइट जो होगा, हर एक का वेवलेंथ जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो हर एक का वेवलेंथ अलग अलग होगा, तो आप अलग अलग वेवलेंथ से जो है आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट करके उसका डिस्टेंस जो है मेजर कर सकते हो। तो आप फिलहाल आप उस पर फोकस मत करो कि लास्ट डिस्टेंस को कैसे मेजरमेंट किया जाता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। जब आप 12th पढ़ोगे तो आई थिंक 12th के सिलेबस में भी इस बार हटा दिया है, तो मे बी आपको ये कॉलेजेस लेवल पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट डिस्टेंस का मेजरमेंट जो है कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीडियम स्टार के डिस्टेंस का मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है, पैरेलैक्स मेथड से जो है किया जाता है, ठीक है। चलो अब इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो सबसे पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट एंड 1 सेकेंड इन रेडियन। देखो हमारे पास एंगल मेजरमेंट करने के जो है 3 सिस्टम होते हैं। एक होता है रेडियन होता है जो कि एसआई सिस्टम है, एक होता है डिग्री होता है, और तीसरा होता है हमारे पास ग्रेड सिस्टम, ठीक है। वैसे और अलग अलग सिस्टम है, लेकिन बेसिकली जो है इन 3 सिस्टम्स का जो है मोस्टली जो है यूज किया जाता है एंगल को मेजरमेंट करने में, रेडियन, डिग्री और ग्रेड। तो अभी जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है 3 चीजें, ये डिग्री में है, और डिग्री का छोटा भाई मिनट, मिनट का छोटा भाई सेकेंड, इन सब को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में जो है आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो देखो डिग्री और रेडियन में एक रिलेशन होता है कि 2 पाई रेडियन जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये होता है 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, तो आप लिख सकते हो कि 2 पाई अपॉन में 360 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, 360 डिग्री ही तो होगा, ठीक है। अब 2 1 जा और ये 180 जा, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7, तो जब आप यहाँ पर 22 अपॉन में 7 इंटू 180 करोगे और इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.745 इंटू 10 टू दी पावर -2 रेडियन। मतलब 1 डिग्री को रेडियन में जब कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है, ये याद रखना। आपको आगे के न्यूमेरिकल्स में जो है बार बार इसको सिंप्लीफाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इस वैल्यू को आप याद भी कर सकते हो कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 1.745 इंटू 10 टू दी पावर -2 रेडियन, ठीक है। अब देखो 1 डिग्री को तो कन्वर्ट कर लिया, आ गया आंसर हमारा, 1 डिग्री को ऐसे ही कन्वर्ट कर लिया। अब हमको 1 मिनट को कन्वर्ट करना है, तो ये तो आसान है। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट। 1 मिनट का हमको निकालना है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो, देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। हमको 1 डिग्री की वैल्यू पता है कितना होता है रेडियन में। अब यहां से अगर मैं 60 मिनट की वैल्यू अगर 1 मिनट है, 1 डिग्री है, तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ डिग्री, 1/60 डिग्री होगा। ये आपको समझ में आया, मतलब 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर कितना, 1/60 डिग्री। अब 1 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1.745 इंटू 10 टू दी पावर -2 रेडियन है। इसको जब आप 60 से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिनट की वैल्यू रेडियन में मिल जाएगी। तो इस वैल्यू को हमने क्या किया, 60 से डिवाइड किया, 60 से डिवाइड किया तो हमको 1 मिनट की वैल्यू जो है इसमें मिल गई। समझ में आया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 1 मिनट की वैल्यू रेडियन में पता है इतना है 2.91 इंटू 10 टू दी पावर -4 रेडियन। अब हमको 1 सेकेंड की वैल्यू निकालनी है, तो देखो भैया 1 मिनट बराबर होता है 60, अगेन 60 सेकेंड होता है कि नहीं। अगर आपको 1 सेकेंड की वैल्यू चाहिए तो 1 सेकेंड को जब आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 1/60 मिनट आएगा। मतलब इस वैल्यू को फिर से 60 से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 सेकेंड की वैल्यू आपको फिर से मिल जाएगी। समझ में आ गया, ठीक है। तो 1 डिग्री की जो वैल्यू आई उसको 60 से डिवाइड किया तो हमको मिनट में मिला, मिनट वाली जो वैल्यू आई उसको फिर से 60 से हमने डिवाइड किया तो हमको क्या मिल गया, हमको 1 सेकेंड की वैल्यू रेडियन में जो है मिल गई। और कोशिश करना कि ये तीनों वैल्यूज आपको याद हो जाएं, क्योंकि अगर याद होगा तो आपको बार बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। 1 मिनट को कन्वर्ट करो बोलेगा, आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। याद है आपको वैल्यू, 1 सेकेंड की वैल्यू भी आपको रेडियन में याद है। तो अगर आपको 1 सेकेंड की वैल्यू रेडियन में याद है तो 10 सेकेंड की वैल्यू निकालने बोलेगा तो नहीं निकाल सकते हो क्या, बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। समझ में? तो इसलिए इन तीनों चीजों की वैल्यू जो है आपको याद रख लेना, आपको जो है इजी जो है हो जाएगा, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन द अर्थ। अब मून क्या है हमारे, कौन से कैटेगरी में आएगा, लेस डिस्टेंस वाले में आएगा ना। तो हम लोग इसको अर्थ के सरफेस के दो अलग अलग पॉइंट से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये एंड अगर ए और बी अगर अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट हैं, तो वो जो मून के साथ जो एंगल क्रिएट करेंगे वो काफी बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि मून हमसे कम डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो यहां पर जो थीटा मिलेगा वो सफिशिएंट मिलेगा, ठीक है। The angle is subtended at the moon by two direction of observation is 1 डिग्री and 54 मिनट। मतलब ये कौन सा एंगल है आपको समझ में आया? ये वाला एंगल जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। ये अभी स्टार के जगह अभी मान लो क्या है, ये एक मून है और अर्थ के दो पॉइंट्स हमने मेजरमेंट किया, तो ये डिस्टेंस कम होने के कारण ये एंगल हमको मिल गया 1 डिग्री and 54 मिनट। Given that the diameter of is about 1.276 into 10 to the power 7 मीटर। हमारे अर्थ का डायमीटर कितना है, 1.276 into 10 to the power 7। डायमीटर का मतलब क्या है, वो बेस की बात कर रहा है, क्योंकि आपने कहाँ मेजरमेंट लिया है, अर्थ के एक एंड पर खड़े हुए और अर्थ के दूसरे एंड पर खड़े हो गए, मतलब एक डायमीटर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो ये अल्टीमेटली बेस की वैल्यू है, ठीक है। कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। तो बताओ भैया कि इस मून से जो है इस अर्थ का डिस्टेंस जो है कितना है। अगेन थीटा, अच्छा मैंने आपको यहां पर एक चीज बताना भूल गया कि इस फॉर्मूले में थीटा इज इक्वल टू जब बी अपॉन डी रखोगे तो थीटा की वैल्यू हमेशा किस में होनी चाहिए, रेडियन में होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये तो हमको डिग्री में दिया है, इसलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को किया है ना, ठीक है। तो देखो 1 डिग्री और 54 मिनट को सबसे पहले इसने क्या किया, मिनट में ही कन्वर्ट कर लिया। 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट और 54 दोनों को ऐड कर दिया इसने, ठीक है। तो 60 प्लस 54 ऐड होकर कितने हो गए, 140 मिनट। अब 1 मिनट की वैल्यू, अब देखो यहां पर फिर से इसने इसको सेकेंड में कन्वर्ट किया, तो उसकी जरूरत ही नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि आपको देखो 1 मिनट की वैल्यू आपको पता है कि 1 मिनट मतलब कितना होता है, 2.91 इंटू 10 टू द पावर -4 होता है, और आपके पास कितनी वैल्यू है, 114 है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली 2.91 इंटू 10 टू द पावर -4 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ डायरेक्टली कर सकते हो, तब भी आपको रेडियन में मिल जाएगा। इसने जबरदस्ती क्वेश्चन का बोझ बढ़ाने के लिए जो है क्या किया है, इसको जबरदस्ती सेकंड में कन्वर्ट कर, सेकंड में कन्वर्ट करके जबरदस्ती और मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये फालतू है, ठीक है। आप डायरेक्टली क्या करना, 114 मिनट को क्या करना, 2.91 इंटू 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई करना, आपको सेम वैल्यू जो है यहां से मिल जाएगी, ठीक है। अब ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद देखो ये फिर से बकवास यहां चीज दिया, ठीक है। चलो उसके बाद आगे देखो हमको क्या दिया है, बी चाहिए बेस। तो हमको पता है कि बेस कितना दूर गए हम लोग, ए से बी तक जो पूरा डायमीटर कवर किया है हमने, और वो डायमीटर कितना है 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7। अब हमारे पास है भैया थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में डायमीटर, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में थीटा। दोनों वैल्यूज को रखो, कैलकुलेट करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, डिवाइड करो, आपको मिल जाएगा डिस्टेंस कितना है मून का अर्थ से। तो कितना है, लगभग 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर ये डिस्टेंस हमको मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको? चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन है, देखो ये जो दिया हुआ है एग्जांपल 2.2, इसको भी देख लेते हैं। A man wishes to estimate the distance of nearby tower from him. He stand up a point in front of a tower. C is the spot very small distance object O in the line AC. Then he walks the perpendicular to the AC up to B, a distance of 100 meter, and looks at a O and the C again. Since O is a very small distance direction, कुछ नहीं है, सेम पैरेलैक्स मेथड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये एक आदमी है जो कि क्या करना चाहता है, एक डिस्टेंस का जो है मेजरमेंट करना चाहता है, जो कि डायग्राम में यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर है एक ऑब्जेक्ट ओ है, यहाँ पर है, ठीक है, उसका डिस्टेंस जो है मेजरमेंट करना चाहते हैं। एक बार इसने ए से किया, एक बार बी से किया। आप सेम उसी मेथड का आप यूज कर सकते हो। पहले इंस्ट्रूमेंट को सीधा देखोगे, फिर रोटेट करोगे, ये एंगल थीटा पता चल गया, ये एंगल आपको थीटा पता चल जाएगा, ये परपेंडिकुलर आपको पता है, थीटा भी आपको पता है, तो इसमें तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। कोई बहुत बड़ा मेथड नहीं है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। टेन थीटा को कनेक्ट करोगे तो टेन थीटा किसको किसको कनेक्ट करता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपको ये बेस जो है मिल जाए, ठीक है। तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। एसी की वैल्यू आपको निकालनी है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर उसी तरीके का है, ठीक है। सन का एंगुलर डायमीटर जो भी आपको दिया है, सबसे पहले बस एक चीज का ध्यान रखना कि जो डिग्री में दिया है ना, उस डिग्री को आप रेडियन में पहले कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद जो है वैल्यू कैलकुलेट करना। तो जैसे अगर कॉम्बिनेशन दिया है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि डिग्री में भी दिया है और मिनट में भी दिया है, ठीक है। जैसे
2 डिग्री एंड 30 मिनट ऐसा दिया है। तो सबसे पहले दोनों को मिनट में कन्वर्ट कर लेना। तो 2 डिग्री मतलब 120 मिनट, 120 प्लस 30 कितना हो जाएगा 150 मिनट। अब जैसे ही मिनट में कन्वर्ट हुआ, 1 मिनट की वैल्यू आपको रेडियन में पता है, उससे मल्टीप्लाई कर देना, पूरा पूरा सब चीज रेडियन में जो है क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पैरेलैक्स मेथड का यूज करके अप्रोक्सीमेटली क्या कर सकते हो, आप किसी स्टार का डिस्टेंस जो है आप इजीली मेजर कर सकते हो। ठीक है, सो या फिर एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग। ठीक है, आप लोग बोलोगे कि सर बताए नहीं करके, देख लेते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास क्वेश्चन, द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 मिनट दैट, अच्छा दो लगा हुआ है, सेकेंड सॉरी 1920 सेकेंड। द डिस्टेंस डी ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ, देखो अभी उसने ऑलरेडी डिस्टेंस दिया हुआ है कि डिस्टेंस इतना है, एंगल इतना बन रहा है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन? अरे भैया आराम से तो निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, देखो क्या क्या गिवन है आपको। सन का एंगल दिया है हमको 19200 दिया है कि नहीं, 19200 सेकेंड। तो एक सेकेंड में इतना रेडियन, तो इतने सेकेंड में कितना, इसको मल्टीप्लाई कर दो। और सन का डायमीटर, डायमीटर का मतलब क्या होता है, देखो डायमीटर मतलब वो डिस्टेंस की बात कर रहा है। सन यहाँ पर है, अर्थ यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस कितना है आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पता है कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन में क्या डिस्टेंस था, तो वहीं से डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब बेस। ठीक है, तो सन्स का डायमीटर कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी। ये कैसे आया, आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखो एंगल थीटा है, यहाँ पर इसने एंगल को अल्फा लिया है और बेस है बी और डिस्टेंस है हमारे पास डी। तो यहां से जब आप बी की वैल्यू निकालोगे, बेस की वैल्यू निकालोगे, तो बेस की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, तो अल्फा और डिस्टेंस दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अल्फा भी आपको दिया है, कितना एंगल बन रहा है सन के साथ, और कितना डिस्टेंस पर रखा हुआ है, मतलब वो सन कितना दूर है ये भी हमको दिया है। तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका बेस मिल जाएगा, और वही उसका क्या काम करेगा, डायमीटर का काम करेगा। तो कोई बहुत बड़ा चीज जो है ये भी नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये है हमारा पैरेलैक्स मेथड। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे किसके बारे में, एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल का साइज होता है उसका साइज हम लोग किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक मेथड होता है जिसमें हम लोग किसका मेजरमेंट करेंगे, ऑयलिक एसिड के मॉलिक्यूल के डायमीटर का मेजरमेंट करना हम लोग वहां पर सीखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि फास्ट हो गया, बताना। अगर नहीं समझ में आया होगा तो बता देना, मैं आपके लिए दूसरा वीडियो जो है इजीली और धीरे धीरे जो है करके आपको पैरेलैक्स मेथड समझा दूंगा, क्योंकि पैरेलैक्स मेथड से एक ना एक क्वेश्चन जो है आ सकता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।